हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग अपना यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये एग्जाम की तैयारी इसलिए किया जा रहा है कि मैं बार बार हर प्रैक्टिस सेट में बता रहा हूँ कि आपका एग्जाम हुआ था, क्या यूपी पुलिस का आपका एग्जाम हुआ था और वह कैंसिल हो गया था। क्या हो गया था? कैंसिल हो गया था। कैंसिल होने का कारण यही था कि पेपर जो है बड़े पैमाने पर लीक हो गया था। अब जो है हम लोगों को अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है अपने इस चैनल यानी MI कंपटीशन पे। तैयारी की बात की जाए तो इस पे आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट डेली कराया जाता है और इसके साथ साथ मैथ का भी कराया जाता है और करंट अफेयर्स भी आपको देखने के लिए मिलता है और जीके और जीएस का क्लास डेली चलता है। ठीक है, जीके और जीएस का क्लास चलता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि आपका जो वेटेज है जीके जीएस का, ये आपका 38 नंबर का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अरे ये जीके जीएस कितने नंबर का? तो 38 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इस चीज का आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। और इसमें से जो आपका सेगमेंट है स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मूलतः इन सब्जेक्टों से आता है, ठीक है। तो और यूपी स्पेशल से आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना होती है। हम लोग अब तक अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 16 कर चुके हैं, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और इसके एनालिसिस को देखने का प्रयास करेंगे। और आप लोग याद रखिएगा, अगर कोई भी आपका जैसे दोस्त हो या कुछ कोई भी हो आपसे रिलेटेड हो, अगर वह बीपीएससी की तैयारी करना चाहता है, बीपीएससी जो टीचर एग्जाम है 4.0 आपका अगस्त में प्रस्तावित है, उसके लिए जो है थ्योरी क्लास स्टार्ट की जाएगी बहुत जल्द और उसके साथ साथ उसका प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा जो प्रीवियस ईयर में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग इस अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और पहले सवाल पर चलते हैं कि पहला सवाल हमारे इस सेशन का क्या है। देखिए, पढ़ने का प्रयास करिए कि पहला सवाल क्या कह रहा है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? इस चीज को आप लोग देखिएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो बताइए, पहला क्वेश्चन जो है आपका, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? क्या बिजनौर से करती है या मेरठ से करती है या फिर सहारनपुर से करती है या फिर जेपी नगर से करती है? देखिए, गंगा नदी गंगा बनती कब है? तो एक आपकी अलकनंदा और भागीरथी नदी है। कौन कौन सी? एक है आपकी अलकनंदा, अलकनंदा, एक नदी है भागीरथी, भागीरथी, ठीक है। ये आपको मिलती है कहां पे? देवप्रयाग में, देवप्रयाग। तो यहां से जब दोनों का संगम ये देवप्रयाग प्रयाग है, इसके बाद आपको यहां से गंगा नदी बनना शुरू हो जाती है, ठीक। यानी गंगा गंगा बनने से पहले किन दो धाराओं में बटी रहती है? तो अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों में विभाजित रहती है। देवप्रयाग में ये आकर के मिलती है और यहां से गंगा के नाम से जानी जाती है। और यही गंगा जो उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। यानी यूपी में जब ये आकर के प्रवेश करती है, कहां पे? यूपी में एक जिला है यहाँ पर बिजनौर, बिजनौर, बिजनौर जिले से जो है यह प्रवेश करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से, क्या बताया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से, ये डाटा याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर जो है वह आपको प्रयागराज देखने के लिए मिलता है। वाराणसी और कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, ये सब जो है उत्तर प्रदेश के वो स्थान है, वो शहर है जो गंगा की नदी के किनारे बसे हुए हैं। कौन कौन से हैं? प्रयागराज यानी इलाहाबाद पहला पहले नाम था, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया देखने के लिए मिलता है। देखिए, भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में, ये इंपॉर्टेंट है, नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था। कौन सी नदी का? राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था। कब भारत ने दिया था? तो सन 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का, कौन सी नदी का? राष्ट्रीय यानी नेशनल, नेशनल रिवर, ठीक, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था भारत सरकार द्वारा। कब? तो सन 2008 में। ये चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावना हो सकती है। आइए अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? कौन सा पूछ रहा है? विजय सागर पक्षी विहार। विहार मतलब होता है रहने का, रुकने का, ठहराव या रहने के कुछ क्षण के लिए, हमेशा ज्यादा दिन तक रहने का जो स्थान होता है उसको विहार, ठहराव कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है?
या महोबा में है, मेरठ में है, मुरादाबाद या फिर महाराजगंज में आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए, जो विजय सागर पक्षी विहार है ये उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में मिलता है। कहां पे? महोबा जिले में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो विजय सागर पक्षी विहार है ये उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है। और यह एक पक्षी अभ्यारण्य है जो विजय सागर झील के किनारे स्थित है। किस झील के? विजय सागर झील के किनारे स्थित है। क्या? यह जो अभ्यारण्य है, कौन अभ्यारण्य? विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में है। और एक चीज, यह यहाँ पर पक्षियों के संरक्षण के लिए यह बनाया गया। किसके? पक्षियों के संरक्षण के लिए। और जो पक्षी जो है विलुप्त होने के कगार पर है उनके बारे में यहाँ पर उनका संरक्षण किया जाता है। कहाँ पे? और यह जो है विजय सागर झील के किनारे स्थित है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? देखिए, मुख्य रूप से काली मिट्टी कहां देखने के लिए मिलती है आपको? महाराष्ट्र में। कहां? महाराष्ट्र। और आपकी लाल मिट्टी की बात कर रहा है क्या दोस्तों? लाल मिट्टी की बात कर रहा है तो ये उत्तर प्रदेश क्या सीतापुर यानी बाराबंकी में है, या मैनपुरी में है, मिर्जापुर झांसी में है, या फिर आगरा यानी मथुरा में देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, ये जो लाल मिट्टी है यह उत्तर प्रदेश का एक जगह है यानी एक जिला है जो आपका देखने के लिए कहाँ मिलता है? मिर्जापुर में। और ये मिर्जापुर कहाँ पड़ता है? झांसी में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? झांसी में। तो यही जो झांसी का इलाका है पूरा, वह लाल मिट्टी वहां मुख्य रूप से पाई जाती है। लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा वह लाल क्यों होती है? क्योंकि इसमें आयरन यानी लोहे की मात्रा पाई जाती है। किसकी? लोहे की मात्रा अधिक अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको जो है लाल मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात आई, यूपी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनकी कैपिटल लखनऊ देखने के लिए मिलती है। क्या? लखनऊ। और जो इसकी एक और राजधानी है, जो न्यायिक राजधानी है, वह आपको इलाहाबाद यानी प्रयागराज देखने के लिए मिलती है। क्या? प्रयागराज। और यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है आदित्यनाथ योगी हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। और लोकसभा की सीट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर लोकसभा की 80 सीट देखने के लिए मिलता है। कितनी सीट? 80 सीट देखने के लिए मिलता है। तो इस क्वेश्चन के इतने फैक्ट्स आप लोग देखेंगे और इसका एनालिसिस अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो इसमें देखिएगा कि लाल जो मिट्टी है वो दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। और इस मिट्टी का निर्माण बालुकामय लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। और एक चीज याद रखिएगा कि इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की तथा लौह की अधिकता पाई जाती है। किस किस चीज के? इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, जैव तत्व की जो कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। किसकी? लौह की यानी लोहा यानी आयरन की यहाँ पर अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसको लाल मिट्टी का इसमें गुण देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा और पढ़ने का प्रयास करिए। और इसका आंसर क्या होगा, इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में करने का प्रयास करिए। किसमें? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जनपद का सही सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ जनपद दिया हुआ है यानी जिला दिया हुआ है, और उस जिले में मुख्य रूप से मुख्यतः क्या क्या फेमस, किस चीज में वह प्रथम है या अग्रणी है, उसके लिए दिया गया है। तो देखिए, क्या लखीमपुर खीरी में अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल पाया जाता है, या सोनभद्र में अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र है, या सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल में है यानी कम यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र है, या फिर संत रविदास नगर जो है वह न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है। तो इसमें क्या सही होगा, इसके बारे में आप लोग बताइए। देखिए, जो लखीमपुर खीरी है वह वहां पे अधिक भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है। कहां पे? लखीमपुर क्षेत्र। अधिक भौगोलिक क्षेत्र का मतलब कि यूपी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में अगर देखा जाए इस ऑप्शन के तहत, तो लखीमपुर खीरी जो है वह वहां की जो क्षेत्रफल है, एरिया, वह सबसे अधिक है। किसकी? लखीमपुर खीरी की। तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। इसमें पूछ क्या रहा है, क्या सुमेलित नहीं है, वो पूछ रहा है। सोनभद्र की बात किया जाए तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये भी चीज सही है कि सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन का एरिया पाया जाता है। सीतापुर की बात किया जाए, सीतापुर में न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र, जबकि ये गलत है, सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, इसलिए यही आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट हो जाएगा। और संत रविदास नगर की बात किया जाए, यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है संत रविदास नगर में
ये थोड़ा सा बोर्ड जो है हैंग कर रहा है, थोड़ा सा आप लोग रुक जाइएगा, मैं देख लेता हूं कहां पे बताया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा दोस्तों? ये हैंग कर रहा है बोर्ड क्या? क्वेश्चन नंबर, देखिए तब तक थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा, मैं बता रहा हूँ। इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ क्या दिक्कत है। दिक्कत इसमें ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, बस आ जाइए, सही हो गया अब। ठीक है, देखिए जो संत रविदास नगर है यह न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, ये चीज सही है। संत रविदास नगर जो है वहां पर कम आच्छादित वन क्षेत्रफल है, तो ये भी सही है। यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग अपने पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले आप लोग देख लिए सोनभद्र के बारे में जो चीज दी गई थी, अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल। ठीक है, और सीतापुर की बात की जाए तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। अगर ये सवाल पूछे कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो आप लोग सीतापुर बताइएगा। और संत रविदास नगर के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कम कम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, यहाँ पर कम वन क्षेत्रफल देखने के लिए मिलता है। संत रविदास नगर में एक चीज और देखने को मिलेगा कि न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल है यहाँ पर भी। और देखिए लखीमपुर खीरी के लिए अगर बात किया जाए तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है यूपी में। और उत्तर प्रदेश जनपद के बारे में अगर बात किया जाए तो यह अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्र यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इतना चीज हम लोग देखेंगे। और आइए चलते हैं हम लोग अपने पांचवें सवाल पर। पांचवा क्वेश्चन जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा और इसका उत्तर करने का प्रयास करिएगा। जो बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा और लक्खी दरवाजा और दिल्ली गेट है, इसके बारे में सवाल है। क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली, क्या जुड़वा मछली का राज चिन्ह अपने यहाँ लिया है? देखिए जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, यहाँ पर दो मछलियां देखने के लिए मिलती हैं, और एक आपका धनुष देखने के लिए मिलता है और एक आपका यहाँ पे तीर होता है। यानी मछली, यहाँ भी मछली, और ये रहा आपका धनुष, और ये रहा आपका तीर। तो ये यूपी का जो राजकीय चिन्ह है उसमें ये चीजें दर्शाई गई हैं। वही चीज पूछ रहा है इस सवाल में कि ये जो राजकीय चिन्ह है इसमें ये मछली और ये मछली कहां से लिया गया है? क्या बुलंद दरवाजा से लिया गया है, रूमी दरवाजा से लिया गया है, या लक्खी दरवाजा से लिया गया है, या फिर दिल्ली गेट से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, आप लोग बताने का प्रयास करिए। देखिए जो रूमी दरवाजा है, ठीक है, रूमी दरवाजा, यहां से दो मछलियां ली गई हैं हमारे राजकीय चिन्ह में। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत के राजकीय चिन्ह में एक जुड़वा चीज कौन सी है, तो वो बताइएगा आप, मछली है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ है वहीं पर रूमी दरवाजा है। कहां पे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रूमी दरवाजा है। उसी रूमी दरवाजा से ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली ली गई है। कहां पे? भारत के यूपी के राजकीय चिन्ह में। ठीक है दोस्तों, और एक चीज याद रखिएगा कि जो रूमी दरवाजा है लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पे पर्यटक स्थल आते जाते हैं, मतलब आते रहते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल यूपी का। और इसका निर्माण जो है वह किसने करवाया था? तो नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 ईस्वी के आसपास करवाया था। ये चीज याद रखिएगा। जो रूमी दरवाजा है वह कब उसका उद्घाटन किया गया था, उसको बनवाया गया था, तो सन 1784 में किसने बनवाया था? तो आसफ उद्दौला ने। ठीक है, एक नवाब था आसफ उद्दौला जो लखनऊ का था, उसने बनवाया था। ठीक है, रूमी दरवाजा है कहां पे? तो लखनऊ में है। और रूमी दरवाजा से क्या अडॉप्ट किया गया है? तो भारत जो यूपी का राजकीय चिन्ह है उसमें एक जोड़ी जो मछली है, यानी दो मछलियां हैं, वह चिन्ह लिया गया है। कहां से? तो लखनऊ के रूमी दरवाजा से। क्वेश्चन नंबर 6, जून 2023 में किस राज्य में प्रसिद्ध बिहू कुह महोत्सव मनाया गया है? क्या? बिहू कुह महोत्सव। तो क्या मणिपुर में मनाया गया, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, या फिर नागालैंड में मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बताइए। देखिए एक होता है बिहू, ये तो महोत्सव है। एक बिहू लोक डांस होता है, लोक नृत्य होता है। क्या? बिहू लोक नृत्य, लोक नृत्य। ये जो बिहू लोक नृत्य है यह असम में मनाया जाता है। कहां पे? असम में, फसल कटाई के समय में। आइए देखिए हम आपको बताते हैं बिहू कुंभ महोत्सव के बारे में। ये जो है ये दूसरा महोत्सव है। एक बिहू लोक नृत्य है वो असम में मनाया जाता है। ये जो बिहू कुंभ महोत्सव है यह मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये चीज याद रखिएगा, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर की जो राजधानी इम्फॉल देखने के लिए मिलती है। कहां पे? इम्फॉल। त्रिपुरा की अगरतला, अगरतला। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, क्या? ईटानगर।
नगर और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक, इतना चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आइए थोड़ा सा एनालिसिस देख लिया जाए कि जून 2023 में, कब, जून 2023 में जो अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध बिहू महोत्सव मनाया गया। यह महोत्सव राज्य की तांगसा जनजाति द्वारा, किसकी जनजाति, ये अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है तांगसा जनजाति, इसके द्वारा मनाया जाता है। और इस उत्सव का अर्थ है कि धान रोपाई उत्सव। क्या, धान रोपाई के समय इसको गाया जाता है, जो कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक होता है। यानी कृषि का मौसम जो शुरुआत होता है वह धान की रोपाई से शुरुआत होता है। तो एक जनजाति है तांगसा जनजाति, कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की, इसके द्वारा आपका मनाया जाता है बिहू महोत्सव। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। किस देश के लिए स्पेस एक्स ने सतारिया 1 नामक संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? क्या, सतरिया 1 नामक उपग्रह लॉन्च करने का काम किया है? क्या मलेशिया, थाईलैंड, भारत या फिर इंडोनेशिया? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बताने का प्रयास करिएगा। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सतारिया नाम का स्पेस एक्स जो है उपग्रह लॉन्च किया गया है। यह किसके द्वारा किया गया है, तो आपके इंडोनेशिया, एक देश है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के द्वारा। ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके डिटेल्स में अगर देखा जाए कि जून 2023 में स्पेस एक्स ने सतारिया नामक संचार उपग्रह को इंडोनेशिया देश के लिए लॉन्च किया और इसे फॉल्कन यानी 9 रॉकेट द्वारा यूएसए के फ्लोरिडा स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। कहां से, फ्लोरिडा स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया, यूएसए के। कहां पे, यूएसए के फ्लोरिडा से। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसका एनालिसिस था क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। जून 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है? बताइए, क्या ईट राइट स्टेशन यानी पहला जो है ईट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है? तो क्या वह कौन सा स्टेशन है? डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन है, या फिर रंगिया रेलवे स्टेशन है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, या फिर गोरखपुर रेलवे स्टेशन है? क्या आंसर इसका सही होगा, बताने का प्रयास करिएगा। देखिए, जो ईट राइट स्टेशन है, इसका प्रमाण पत्र पूर्वोत्तर में पहला राज्य जो पाने वाला है वह आपका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। कौन सा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अब ये जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, यह कहां पर है, तो यह असम में देखने के लिए मिलता है। कहां पे, असम में। असम में कौन सा लोक नृत्य सबसे फेमस है, बिहू। और बिहू कुहू की बात किया जाए तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैं बताया हूं वो कहां पर मनाया जाता है, बिहू कुहू की बात अगर की जाए, किसकी, बिहू कुहू की, तो यह आपको देखने के लिए कहां मिलता है, यह अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जून 2023 में गुवाहाटी, कहां पे, गुवाहाटी कहां पे है, असम में। रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है। और इसको बताया जाता है कि मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता का पालन करने वाले रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। और यह उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और, याद रखिएगा, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में FSSAI के मानक को पूर्ण करते हैं। यानी जो फूड वाला एक संस्था है FSSAI, ये एक गाइडलाइन जारी करता है, इसके माध्यम से अच्छा खाने योग्य जो खाना है वह रेलवे यात्रियों को क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, यानी वितरित किया जाता है। अगर इसके गाइडलाइन को जो भी स्टेशन मानता है उसको क्या दिया जाता है, आपका ईट राइट, क्या, ईट राइट स्टेशन। ठीक, मतलब भोजन खाने के लिए जो अच्छा खाना है वह दिया जाता है, इसके लिए यह अवार्ड दिया जाता है, ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र। तो किसको मिला है, आप याद रखिएगा, गुवाहाटी में है आपका कौन सा स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9, चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच एक युद्ध था जो वर्ष
इसमें हुआ था? क्या 1952 में हुआ था, 62 में हुआ था, 72 में हुआ था या 82 में हुआ था? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? देखिए, चीन और भारत, इसके बीच में अगर देखा जाए तो जो सीमा साझा होती है उसको मैकमोहन के नाम से जाना जाता है, मैकमोहन। और एक चीज, LAC, दो चीज। मैकमोहन कहां पर कहा जाता है? तो जो आपका भूटान का इलाका है, अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, वहां पर जो चाइना से बाउंड्री शेयर होती है उसको मैकमोहन कहा जाता है। और जो नेपाल से सटा हुआ उत्तर प्रदेश के आसपास जो इलाका है, जम्मू कश्मीर के आसपास जाता है, उसको LAC बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक। और एक LOC होता है, LOC ये आपको देखने के लिए मिलता है इंडिया और पाक के बॉर्डर, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा साझा होती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है LOC, लाइन ऑफ, क्या? LO नहीं, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। तो जो चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ था वह 1962 में देखने के लिए मिलता है। कब? 1962 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग, जो चीन भारत का विवाद है, क्या दोस्तों? चीन भारत का विवाद था, सीमा विवाद, वह भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था। और जो वर्ष 1962 में, कब 1962 में हुआ? चीनी सेनाओं ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया। कब दोस्तों? 20 अक्टूबर 1962 को आक्रमण किया। और युद्ध के लिए भारतीय सेना तैयार नहीं थी। उस समय तत्कालिक परिस्थिति भारत की थी कि अभी भारत हाल ही 10 साल पहले आजाद हुआ था, तो पूरी तरह से तैयार नहीं था। लेकिन पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों के भय से चीन ने 21 नवंबर, कब? 21 नवंबर 1962 को एक पक्षी युद्ध विराम घोषित कर 20 किलोमीटर पीछे हट गया। ऐसा उस समय इसने किया। क्यों किया? कि जो पश्चिम की शक्तियां थी, यानी जैसे अमेरिका हुआ, कौन? अमेरिका हुआ, यानी दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, इन तमाम देशों के भय के कारण से 21 नवंबर 1962 को वह एक प्रकार से अपनी तरफ से एक पक्षी युद्ध विराम घोषित कर दिया और जो है भारत पर आक्रमण रोक दिया। और जो है कितना किलोमीटर पीछे हटा? तो 20 किलोमीटर पीछे हटा। लेकिन आज भी जो है चीन, अक्साई चीन के नाम से एक एरिया है, क्या जाना जाता है? अक्साई चीन। इस पर अभी भी चीन का कब्जा है। किसका कब्जा है? किसका? चीन का। कब? सन 1962 से। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? बताइए, क्या बिंबिसार थे, अशोक थे, या फिर प्रसेनजीत, या अजातशत्रु? बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? देखिए, जो हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे वो थे आपके बिंबिसार। ठीक, इतना चीज याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही था। देखिए क्या कह रहा है कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ही था। कौन? बिंबिसार था। ये सवाल आप लोगों के एग्जाम में बनने की संभावना है। बिंबिसार था और मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। कब? 544 ईसा पूर्व में बैठा था। और एक चीज याद रखिएगा कि वह जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। कौन? बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। एक चीज और, बिंबिसार ने गिखिज यानी राजगृह की स्थापना की। किसकी? राजगृह, जो आपको देखने के लिए मिलता है राजगृह, उसको स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। किसने? हर्यक वंश के बिंबिसार ने। तो बोला जाए अगर हर्यक वंश का जो शासक था बिंबिसार, उसने अपनी राजधानी कहां बनाई? तो आप लोग बताइएगा, राजगिरी बनाई थी। ठीक, और इसने मगध पर 52 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक दोस्तों? 52 वर्ष तक शासन किया। और जो है बिंबिसार की हत्या कर दी गई थी। तो बिंबिसार की जो हत्या की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी। कब की थी? तो 492 ईसा पूर्व में की थी। कब? 492 ईसा पूर्व में की थी। और हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठ गया था। कौन? तो इसका पुत्र जो है अजातशत्रु। तो यह पितृहंता शासक कौन कहा जाता है? पितृ, याद रखिएगा, पितृहंता शासक के नाम से जाना जाता है। कौन? अजातशत्रु। क्योंकि इसने ही 492 ईसा पूर्व में अपने पिता की मृत्यु कर दी, यानी उनकी हत्या कर दी। हत्या करके मगध की राजधानी, मगध की गद्दी पर बैठा, यानी बिंबिसार की हत्या किया था। बिंबिसार किस वंश के संस्थापक किए थे? संस्थापक थे तो हर्यक वंश के थे। और एक चीज याद रखिएगा कि बिंबिसार की राजधानी कहां थी? तो याद रखिएगा आपकी राजगिरी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा।
कि जो हर्यक वंश है वह मगध के पहले शासक के रूप में अगर देखा जाता है तो बिंबिसार होता है, और यही बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक भी होता है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? बताइए, जो अलाउद्दीन खिलजी का शासन था इसमें राज्यपाल के पद पर कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था, या आपका देखने के लिए मिलता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, या फिर गयासुद्दीन तुगलक, या फिर नसीरुद्दीन महमूद। तो देखिए, जो गयासुद्दीन तुगलक था, कौन? गयासुद्दीन तुगलक था, यही अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्यपाल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राज्यपाल हुआ करता था। ठीक है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि देखिए, जो गयासुद्दीन तुगलक था, कौन? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में पंजाब प्रांत का राज्यपाल था। कहां का? पंजाब प्रांत का राज्यपाल था। और इसी ने खिलजी वंश, किसके? खिलजी वंश के पश्चात 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की? तुगलक वंश की स्थापना की थी। और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तथा इसकी हत्या 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी, फिरोज खिलजी की। फिर इसके बाद जो है ने कड़ा मानिकपुर यानी इलाहाबाद, बाद में पड़ा उसका नाम, में कर दी। और उसके बाद जो है अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थाई सेना की नींव रखी, तथा घोड़े दागने और सैनिकों का, ये चीज याद रखिएगा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा के साथ साथ इसका प्रमुख कार्य मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ये चीज याद रखिएगा कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने किया था? तो इसी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया, वो लागू करवाया था। अब इसके शासनकाल में प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य क्या थे? दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था किसने देखी थी? शाहना ए मंडी बाजार का अधीक्षक और बरीद बाजार का निरीक्षक और मुनहियान गुप्त सूचना प्राप्त करना, ये सब जो है संस्था इसके द्वारा चालू करवाई गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके द्वारा 2-3 मुख्य कार्य किए गए थे। क्या क्या किए गए थे मुख्य कार्य? इसमें देखिएगा आप लोग, घोड़े दागने की प्रक्रिया, यानी घोड़े को दाग करके यह दिखाया जाता था कि यह अलाउद्दीन खिलजी के वंश का घोड़ा है, इसको कोई अटैक या इसको कोई टच नहीं करेगा, छुएगा नहीं। और इसके साथ सैनिकों के बारे में, उनके पहनावे के बारे में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया। उसके बाद इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया, और इसके साथ साथ दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था इसने ही की, और सहना ए मंडी बाजार का अधीक्षक बनाया, बरीद बाजार का निरीक्षक बनाया, और मुनहियान गुप्त सूचना प्राप्त करना, ये ऐसी ऐसी संस्थाएं बनाया। कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी। ये सब आप लोग याद रखिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशक सरकार द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? तो ये कब प्रस्तुत की गई थी? तो इसके बारे में आप लोग बताइए। क्या 1942 में, 1938 में, 1918 में, या 1907 में? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। देखिए, अगर आपका एक डेट देखा जाए 1905, तो ये 1905 आपके संबंधित है किससे? बंगाल प्रेसिडेंसी से। किससे? बंगाल प्रेसिडेंसी से। इसी में जो है बंगाल का विभाजन किया गया सन 1905 में। ठीक है, कब किया गया? 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। सर, उसमें वायसराय कौन होता था? तो वायसराय का पद जो जिसके पास था वह था लॉर्ड कर्जन। कौन हुआ था? लॉर्ड कर्जन था। अच्छा, ये वायसराय के पहले भारत में जो होते थे अंग्रेज अधिकारी, उनका क्या पद, किस नाम से जाना जाता था? तो वायसराय के पहले जो पद था उसको गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। क्या? गवर्नर जनरल। ठीक है, तो आपको बता दें कि सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था वह कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और ये कब से बना? तो 1858 से, क्योंकि 1857 में आपकी क्रांति हुई थी, किसकी? जो मेरठ से शुरू हुई थी मंगल पांडे के द्वारा। ठीक, स्वतंत्रता की यह पहली जो है हमारे फ्रीडम फाइटर जो है, पहली लड़ाई जो लड़े थे उसको 1857 के नाम से ही जाना जाता था। और पहली 1857 की लड़ाई को स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया था? तो वीडी सावरकर ने दिया था। ठीक है, अच्छा, ये चीज हम लोग देख लिए। 1907 की बात किया जाए तो इसमें सूरत विभाजन हुआ था, यानी कि इसमें कब? सूरत विभाजन। यहीं पर जो है आपका कांग्रेस पार्टी, नरम दल और गरम दल, दो दलों में विभाजित हो गया था। और ये नरम दल गरम दल कब एक हुए थे? तो एक चीज भी आप लोग याद रखिएगा, डेट 1916 में। कब? 1916 में।
और वह 1916 वही डेट है जहां पे फिर आपको देखने के लिए मिलता है कि बीएचयू की स्थापना होती है। किसके द्वारा? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा 4 दिसंबर को। ठीक है, तो ये चीज आप लोग इस फैक्ट को इतना याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका सही हो जाएगा क्या? 1918। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब लागू हुआ था? वह 1918 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशक सरकार द्वारा मॉन्टेग्यू फोर्ड सुधार रिपोर्ट 1918 में प्रस्तुत की गई। ठीक, कब? 1918 में। और जिसे वर्ष 1919 में, कब दोस्तों? 1919 में भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से लागू किया गया। ठीक, ये लागू कब हुई? 1919 में। और प्रस्तुत कब की गई? तो 1918 में। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अपने अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्या कह रहा है? 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? तो क्या बाल गंगाधर तिलक के बीच में हुआ था, या फिर आपको देखने के लिए मिलता है लॉर्ड इरविन के बीच में, अरबिंदो घोष के बीच में, या फिर बीआर यानी भीम साहब अंबेडकर के साथ? तो बताइए, जो 1932 का पूना पैक्ट हुआ था, कब? 1932 का पूना पैक्ट। उससे पहले आपको देखने के लिए मिलता है 1931 की एक डेट थी, इसमें गांधी इरविन समझौता होता है। कौन सा? गांधी इरविन समझौता। समझौता। अच्छा, गांधी इरविन समझौता कब होता है? यह दांडी मार्च के समय होता है। दांडी मार्च कब शुरू होती है, कैसे शुरू होती है? पहली जो दांडी मार्च देखिए शुरू हुआ था, इसमें 78 अनुयायी थे, यानी गांधी जी के साथ 78 लोग चले थे। कहां से? अहमदाबाद से दांडी मार्च के लिए। और क्यों चले थे? नमक कानून तोड़ने के लिए। क्या? नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक, इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। देखिए, ये जो अब बात हो रही है 1931 के बाद 1932 की बात आई, तो 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, वो आप लोगों को याद होना चाहिए कि वो महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था। किसके बीच में? गांधी प्लस अंबेडकर। कब हुआ था? सन 1932 में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। देखिए, जो 1932 का पूना पैक्ट है महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर के बीच हुआ था, और यह समझौता सरकार द्वारा सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के समान जो है समाप्त करके एक नया निर्वाचक मंडल बनाने के लिए बात की गई थी। किसके लिए? दलितों के लिए। ठीक है, और दलित के जो मसीहा कहे जाते हैं कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब। देखिए, अगला सवाल हमारा क्या है? 14 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? कौन सा पर्वत? श्वेत पर्वत मतलब व्हाइट माउंटेन के नाम से। तो क्या जो ओयू के जाना जाता है, या फिर मकालू को, लोहोत्से को, या फिर धौलागिरी को? देखिए, जो धौलागिरी है इसको सफेद पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्या? सफेद पर्वत। अच्छा, सफेद पर्वत से आप लोग समझ रहे होंगे कि क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे हिम की मात्रा बहुत अधिक है। किसकी? हिम यानी बर्फ की। अच्छा, बर्फ का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, किस टेम्परेचर पर ज्यादा होता है? तो ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर ये ज्यादा होता है। अच्छा, लोग सोचते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है कोई भी चीज जम जाती है, उसका डेंसिटी वहीं पर ज्यादा होगा, लेकिन बर्फ के केस में ये अलग होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का घनत्व होता है जो है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग धौलागिरी के बारे में। देखिए, जो धौलागिरी पर्वत है, धौलागिरी पर्वत का नाम संस्कृत के धवल शब्द से भी उत्पन्न हुआ। किससे? संस्कृत के धवल से उत्पन्न हुआ। धवल का अर्थ होता है श्वेत यानी सफेद। ठीक है, इसलिए इसे श्वेत पत्र भी कहा जाता है। और धौलागिरी हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। किसका? हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है। कौन? धौलागिरी। और एक चीज इसमें जो है, नेपाल में ही स्थित है। कहां पर? धौलागिरी कहां है? नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसका विस्तार पश्चिम में भेरी नदी से पूर्व में काली गंडक नदी तक है। दोस्तों, कब तक, कहां तक है? काली गंडक नदी तक है। कहां से कहां तक है? तो आपका देखने के लिए मिलता है नेपाल में इसका विस्तार पश्चिम में भेरा नदी से। कौन से? भेरी नदी आपकी है। कहां पे है? नेपाल में। और वहां से लेकर के काली गंडक नदी है, वहां तक इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है। किसका? धौलागिरी पर्वत का। किसका? धौलागिरी पर्वत का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग देख लिए होंगे। क्या सही होगा? इसका ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा, धौलागिरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, देखते हैं हम लोग। पढ़िए, 15 नंबर का सवाल पढ़ के इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। जो त्वांग और लहासा को जोड़ने वाला दर्रा का क्या नाम है? देखिए, दर्रा जो होता है, जैसे मान लीजिए एक माउंटेन ये है,
पर्वत, एक पर्वत इसी श्रेणी में ऐसे पर्वत बना हुआ है, कई ठो पर्वत है, ठीक है। इसके बीच में जो पर्वत के बीच में जो आने जाने का रास्ता होता है, इसको दर्रा बोला जाता है। क्या? दर्रा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि दर्रा किसको कहा जाता है। पर्वत श्रेणियां हैं, श्रृंखला है, एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए जो रास्ता बनता है पर्वत के बीच में, उसको दर्रा बोला जाता है। तो इसीलिए इसमें पूछा जाता है कि त्वांग और लहासा, इधर मान लीजिए त्वांग है और इधर लहासा है, तो इसको जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका क्या नाम है? क्या चनकन दर्रा है, बुमला दर्रा है, या फिर हपू नगन दर्रा है, या फिर कुमाज वंग दर्रा है? बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। तो देखिए, जो त्वांग और लहासा को जोड़ने वाला दर्रा है वह बुमला दर्रा देखने के लिए मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए अरुणाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं उसमें बोम्बिडला, यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा, ये जो है वहां के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। ठीक है, इतना देखिएगा आप लोग अरुणाचल प्रदेश से। और हम लोग अपना 16 नंबर का सवाल देखते हैं। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? क्या बात कर रहा है? झील की। तो बताइए सबसे लंबी झील कौन सी है? क्या पैंगोंग झील है, पुलिकट झील है, या फिर कोलेरू झील है, या फिर वेम्बनाद झील है? तो देखिए जो सबसे लंबी झील है उसके बारे में भारत में, ये किसकी पूछ रहा है? भारत में। ऐसा नहीं है कि कुछ भाग भारत में हो कुछ और देश में हो, तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कोलेरू झील के आसपास, लेकिन केवल भारत में पूछा जा रहा है तो ये आपका ऑप्शन सही होगा डी, वेम्बनाद झील। ठीक है, देखिए अगर इन सब झीलों की बड़ी बात की जाए तो सबसे बड़ी झील जो है वो पेंगोंग झील है। पेंगोंग झील जो है 134 किलोमीटर की है, लेकिन इसकी बात किया जाए तो यह भारत व चीन दोनों देशों में स्थित है। कहां कहां पे? भारत और चीन दोनों देश में स्थित है। कौन? पेंगोंग झील। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पेंगोंग झील का नहीं सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा वेम्बनाद झील, जो कि केवल भारत में स्थित है, और इसकी जो हाइट है यानी इसकी लंबाई देखने के लिए मिलती है 96.5 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद एक पुलिकट झील है जो तीसरे नंबर पर आती है। पुलिकट एवं कोलेरू झील की बात किया जाए तो इसकी लंबाई आपको लगभग 60 किलोमीटर के आसपास देखने के लिए मिलती है। कितना? 60 किलोमीटर। तो सबसे लंबी झील अगर भारत और चीन के बॉर्डर पे बात किया जाए तो पेंगोंग झील आपको देखने के लिए मिलेगी। कितना? 134 किलोमीटर। और अगर केवल भारत की बात किया जाए तो वहां पर वेम्बनाद झील है जो भारत में स्थित है, और कितने किलोमीटर की है? तो 96.5 किलोमीटर की है। उसके अलावा पुलिकट और कोलेरू झील है, इसकी लंबाई लगभग आपको 60 किलोमीटर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा वेम्बनाद। ठीक, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए जो क्वेश्चन 17 है यह कह रहा है कि गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को अलग करता है? बताइए, क्या हरिद्वार है, या नामचा बरवा है, अलकनंदा है, या फिर अंबाला है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बताइएगा। देखिए जो अंबाला क्षेत्र है, अंबाला क्या, यह गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच के जो क्षेत्र है वह कहलाता है अंबाला। जैसे मान लीजिए ये गंगा का क्षेत्र है, किसका? गंगा नदी तंत्र का, और इधर सिंधु का पड़ गया, सिंधु का। इसके बीच में ये जो क्षेत्र है यह क्या नाम से कहलाता है? तो यह अंबाला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अंबाला नाम से जाना जाता है। ठीक, और यह जल क्षेत्र को अलग करता है। किसका किसका? गंगा और सिंधु नदी के जल को अलग करने का काम कौन करता है? अंबाला करता है। ठीक है, देखिए जो सिंधु नदी है इसको असम में जो है सिंधु नाम ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी एक है, ब्रह्मपुत्र। इसको क्या नाम से जाना जाता है असम में? तो सेम नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जो अंबाला शहर है भारत के हरियाणा राज्य का मुख्य एक क्या है? ऐतिहासिक शहर है। गंगा और सिंधु नदी तंत्र के बीच अंबाला शहर है जो इसके जल क्षेत्र को अलग करता है। हरिद्वार एवं अलकनंदा पूर्व रूपेण गंगा नदी तंत्र में आते हैं, और नामचा बरवा गंगा नदी बेसिन जो है वह कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के कहां से है? तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। यह देखने के लिए आपको मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात किया जाए, अगर कह रहा है कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? देखिए बताइए, जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है यह क्या चीज है? क्या सांविधिक निकाय है,
या फिर दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला एक नगर निगम है, या बिहार में स्थित निजी उद्यान है, या फिर गैर सरकारी संगठन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, आप लोग बताने का प्रयास करिए। देखिए, जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है यह एक संवैधानिक निकाय है। क्या? संवैधानिक निकाय है। देखिए, संवैधानिक निकाय का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो लागू हो रही है वो किसी एक पुस्तक या किसी एक लेख के द्वारा जारी हो रही है। वो चीजें जब होती है उसको संवैधानिक निकाय कहा जाता है। जैसे मान लीजिए संविधान है, इसमें जो भी चीज दिया गया, मौलिक अधिकार, राज्य का नीति निर्देशक तत्व दिया गया, नागरिकता दिया गया है, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति सबके पदों का प्रावधान के बारे में बताया गया। तो वो सब चीजें कैसे लागू होती हैं? अब जैसे आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का जो पद है वह सांविधिक है या नहीं है, तो आप लोग बताएंगे जाहिर सी बात है ये संविधान के तहत होता है इसलिए सांविधिक है। वही चीज है, जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है यह भी सांविधिक है, यानी संवैधानिक के तहत इस पर लागू होता है सिस्टम जो भी है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। जो दामोदर घाटी है, क्या दामोदर घाटी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो दामोदर घाटी अधिनियम है 1948 के तहत बनाया गया था। कब? 1948 के तहत स्थापित किया गया था। कब दोस्तों? 1948। ठीक है, 1948 डेट याद रखिएगा बस, इसमें और कुछ याद नहीं रखना आपको। क्या रखना है? केवल 1948 में दामोदर घाटी निगम अधिनियम स्थापित किया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? देखिए, संविधान सभा को देखने से पहले हम लोग बता दें कि भारत में क्रिप्स मिशन आया हुआ था। क्या? क्रिप्स मिशन। इसने ही बताया कि भारत को तो हम लोग आजाद कर देंगे, लेकिन भारत अपने प्रशासन को कैसे चलाएगा, सामाजिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार से हैंडल कर पाएगा, इसके लिए क्रिप्स मिशन आया। कहां से? ब्रिटेन से आया था। उसने संविधान सभा बनाने की योजना बनाई, और इस संविधान सभा के माध्यम से 2 वर्ष 18 महीना और 12 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस संविधान में पहली बैठक जो हुई थी आपको देखने के लिए मिलती है 9 दिसंबर को। कब? 9 दिसंबर सन 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। और जो पहली बैठक होती है इसमें आपको अस्थायी रूप से अध्यक्ष देखने के लिए मिलते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, और 2 दिन बाद बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। तो इस दिन आपको देखने के लिए मिलते हैं राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 10वीं बैठक यानी संविधान सभा की 10वीं बैठक कब हुई थी? क्या 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच हुई थी 1949 में, या 4 नवंबर 1948, या 16 मई 16 जून से 1949, या 14 से 31 जुलाई 1947? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये रहे हमारा का आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे इस सेशन को। देखते रहिए माई कंपटीशन की यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।